नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है 10 रिपोर्ट के माध्यम से दिन भर की 10 बड़ी खबर को जानने का। शुरुआत कर रहे हैं, फटाफट से आपको बताते हैं कौन सी 10 बड़ी खबरें जिस पर बात करेंगे। जम्मू में आतंकी हमला हुआ है, देश अब बदले की मांग कर रहा है। किस तरीके से बीते 60 घंटों में जम्मू कश्मीर आतंक और दहशत के अंदर है, इस पर बातचीत करेंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे कि नई सरकार बनने के बाद अब लोकसभा सत्र जो नया शुरू होने वाला है, उसमें तस्वीर कितनी कुछ बदल जाएगी, कब से लोकसभा सत्र शुरू होने वाला, सब कुछ इस खबर में बताएंगे आपको। आंध्र प्रदेश लिए चलेंगे क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की सरकार अब आंध्र प्रदेश में बन चुकी है। क्यों चंद्रबाबू नायडू इस बार सत्ता में वापसी कर सके, क्या समीकरण रहा आंध्र प्रदेश का, सब कुछ बताएंगे। फिर उड़ीसा की भी बात करेंगे कि उड़ीसा में भी 24 साल की नवीन सरकार अब पुरानी हो गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि नवीन पटनायक भी आज पहुंचे थे जब मोहन मांझी बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे। वहां की भी कहानी बताएंगे आपको। और फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जो समाप्त हो रहा है, जेपी नड्डा का, नए अध्यक्ष के रेस में किन किन बड़े नेताओं का नाम है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश लिए आएंगे आपको क्योंकि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट खाली हुई है। अब लोकसभा के सांसद हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी जगह पर कौन जाएगा राज्यसभा, दाव पेच उस पर भी है, बात वहां की भी करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ चलेंगे क्योंकि नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, वार्डों का नया परिसीमन किया जाने वाला और अब बताया जा रहा है कि वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। क्या कुछ पूरी खबर है बताएंगे। बालोदा बाजार के बारे में फिर आपको बताएंगे हम, वहां की खबर की किस तरीके से बालोदा बाजार घटना के बाद अब एक्शन में छत्तीसगढ़ की सरकार है। विष्णुदेव साय सरकार ने साफ कह दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि इंदौर नगर निगम में अब क्या नया घोटाला हो गया है, इस नए घोटाले पर आपको जिक्र करेंगे, बताएंगे पूरी खबर। और आखिरी खबर T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी होगी क्योंकि ये विरला ही होता है जब पाकिस्तान इंडिया की जीत की दुआएं कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 10 रिपोर्ट यही है, इसी पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट की। सबसे पहली खबर आपको हम बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 60 घंटों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसने पूरे देश में एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल बना दिया है। डोडा, कठुआ और रियासी में हुए आतंकी हमलों से देश अब बदले की मांग कर रहा है क्योंकि इन घटनाओं में 5 जवान सहित कुल 43 से 48 लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं 9 श्रद्धालुओं के मृत्यु की भी खबर है। कैसे पूरा देश इस मंसूबों पर, जो आतंकी के मंसूबे हैं, उस पर आग बबूला है, बदले की मांग कर रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में पिरोया है, देखिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 60 घंटों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जिसने पूरे देश में एक बार फिर से डर का माहौल बना दिया है। इन 60 घंटों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में 3 आतंकी हमले हुए जिसमें 9 श्रद्धालुओं की दुखद मौत भी हो गई। इस पूरी घटना में एक जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग घायल हुए और आतंकियों ने देश के दामन पर जो बुरी निगाहें डाली हैं, उसके बाद अब पूरा देश शहीद जवानों और श्रद्धालुओं की मौत का बदला मांग रहा है। पहले इन तीनों घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 3 दिन 3 आतंकी हमले। तारीख 11 जून, समय रात 1 से 2 बजे के बीच, जगह डोडा, जम्मू। घटना, आतंकियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हुआ। हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स JEM जैश ने ली। तारीख 11 जून, समय देर शाम 8 बजे, जगह कठुआ, जम्मू। घटना, पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने घरों का दरवाजा खटखटाकर पानी मांगा। ग्रामीणों को शक हुआ तो दरवाजे बंद कर शोर मचाया, जिसके बाद आतंकियों ने फायरिंग की। फायरिंग में एक ग्रामीण घायल हुआ। आतंकियों ने DIG और SSP की गाड़ी पर फायरिंग की। ग्रेनेड फेंकने के दौरान आतंकी मारा गया। तारीख 9 जून, समय 6:15, जगह रियासी, जम्मू। घटना, शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25-30 राउंड फायरिंग की। ड्राइवर को गोली लगने से हुई मौत। असंतुलित होकर बस खाई में गिरी। 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई तो 41 लोग घायल हुए। पुलिस ने संदिग्ध आतंकी का स्केच जारी किया। आतंकी पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ और सर्च ऑपरेशन जारी है। अब इन 3 हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं
और अब वैष्णो देवी मार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वैष्णो देवी मार्ग पर बढ़ी सुरक्षा। रियासी से कटरा के 30 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। इस रूट पर चलने वाली हर बस में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। रियासी से कटरा के बीच 5 और जगहों पर बैरक बनाए जा रहे हैं। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रात में यात्रा करने से बचने और जंगलों के पास न रुकने की भी सलाह दी गई है। यात्रियों से केवल आवासीय क्षेत्रों में ठहरने का आग्रह किया गया है। वाहनों और यात्रियों को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग करने पर विचार किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है और कैसे हमारे जवानों की शहादत का बदला लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में उस वक्त अपने मंसूबों का अंजाम दिया जब देश नई सरकार के गठन में व्यस्त था। शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था दिल्ली में और उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अपने सबसे नापाक मंसूबों को अंजाम दे दिया, जिसमें 5 जवान सहित 43 से 48 लोग घायल हैं, तो वहीं 9 लोगों की दुखद मौत भी हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार बन गई है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उसके शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और तमाम एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ समय में किस तरीके से सियासत की हवा बदली है, कैसे वाईएसआर कांग्रेस पिछड़ गई और एनडीए सरकार आगे आ गई, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बन गए, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। 4 जून के नतीजों के बाद से ही देश के राजनीतिक गलियारों में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का नाम हर किसी की जुबान पर है। लोकसभा चुनाव में टीडीपी की 16 सीटें आई थी, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर कहा जा रहा था। अब केंद्र की सरकार का ये किंग मेकर आंध्र का किंग बन चुका है। 12 जून को चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम की कमान संभाली और आंध्र प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर से अपनी धाक जमाई। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। चंद्रबाबू नायडू का सियासी सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है और 2019 में वाईएसआर कांग्रेस की आंधी में नायडू की टीडीपी पूरी तरह उड़ गई थी, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले टीडीपी ने बीजेपी का हाथ थामा तो मानो जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई हो। आगे बढ़ने से पहले आपको चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक सफर पर लिए चलते हैं। 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए। 1978 में वो चंद्रगिरी से विधायक बने। 1983 में ससुर एन.टी. रामाराव की पार्टी टीडीपी में शामिल हुए। 1986 में टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी बने। 1989 में कुप्पम से विधायक चुने गए। 1994 में एन.टी. रामाराव के कैबिनेट में वित्त और राजस्व मंत्री बने। 1 सितंबर 1995 को आंध्र के सीएम बने। 1999 में दूसरी बार सीएम चुने गए। 2014 में तीसरी बार सीएम चुने गए। अब आंध्र प्रदेश की नई सरकार की गठन का और मंत्रियों का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी एक बार नजर डालते हैं।
टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए सीएम होंगे। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को डिप्टी सीएम का पद मिला है। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार प्रदेश के सीएम बने हैं। उनके मंत्रिमंडल में 25 सदस्य शामिल हैं। टीडीपी के 20 नेता मंत्रिमंडल में शामिल हैं। जनसेना पार्टी के 3 मंत्री, बीजेपी के खाते में 1 मंत्रालय गया है। एक पद फिलहाल के लिए खाली रखा गया है। 10 सालों बाद चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा की सत्ता पर वापसी की है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण का गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने, जहां उन्होंने उनकी जमकर पीठ थपथपाई और गले लगाकर उन्हें बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। डबल इंजन की सरकार सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं बनी है, बल्कि उड़ीसा में भी 24 साल 98 दिन से अभेद किले के तौर पर राज करने वाले नवीन पटनायक का उड़ीसा अब बीजेपी का हो गया है। नवीन पटनायक अब सत्ता से बाहर हो गए हैं। बीजेपी ने पहली बार उड़ीसा के सीएम पद की शपथ ली और कैसे बीजेडी उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में इस बार हार गई और किस तरीके से बीजेपी इस बार उड़ीसा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इस रिपोर्ट में पूरी कहानी है, देखिए। 24 साल 98 दिन से उड़ीसा के अभेद किले पर राज करने वाले नवीन पटनायक अब सत्ता से बाहर हो गए हैं और इस अभेद किले पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बीते मंगलवार को बीजेपी ने प्रदेश के नए सीएम मोहन चरण मांझी के नाम का ऐलान किया और एक आदिवासी चेहरे को उड़ीसा का सीएम बनाया गया था। 12 जून को मोहन चरण मांझी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और मांझी ने प्रदेश के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली। मोहन चरण मांझी के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। श्री मोहन चरण माझी ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। मु कनक वर्धन सिंह देव ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। श्रीमती प्रभाती परिडा ईश्वरंक नाम रे शपथ करुअछि जे मु विधि द्वारा प्रतिष्ठित भारतर संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिबी। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी ने एक आदिवासी चेहरे पर दांव खेला है। मुख्यमंत्री के साथ साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसके बाद ओडिशा में बीजेपी सरकार का गठन हो गया। लेकिन 24 साल बाद ओडिशा का ये नवीन किला आखिर क्यों ढह गया और ओडिशा में बीजेडी को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा, ये समझना भी जरूरी है। ओडिशा में क्यों हारे नवीन? बीजेपी ने ओडिशा अस्मिता के मुद्दे पर लड़ा चुनाव। महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी बना चुनावी मुद्दा। बीजेडी सरकार के खिलाफ नाराजगी। बीजेडी की तरफ महिलाओं का घटता समर्थन। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रियता। बीजेपी ने ओडिशा की 147 सीटों में से 40.07% वोट शेयर के साथ कुल 78 सीटें हासिल की थी और पहली बार ओडिशा की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया। मोहन चरण मांझी के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर अब हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट खाली हो गई है और इस राज्यसभा सीट पर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाने वाली है, किसको राज्यसभा भेजेगी, अब बहस पूरी तरीके से इसी पर आकर टिक गई है। कई ऐसे नेता हैं जो अपना दांव खेलने वाले हैं, कई बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन अंततः राज्यसभा जाएगा कौन, किसके नाम पर मोहर लगेगी, ये समझना है तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से अब प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर में बड़ा बदलाव हो गया है। कहीं विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, तो कहीं राज्यसभा सीटों पर भी निर्वाचन होगा। बीजेपी समेत कांग्रेस भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। ऐसे में एक सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से खाली हो गई है। अब इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि भाजपा की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कौन लेगा।
अभी तो खाली होना शेष है। दूसरा, भाजपा सही समय पर सही निर्णय लेती है। एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है जो सामूहिक नेतृत्व से किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व मिलना है ये तय करता है। ऐसे में जब इस सीट का भी विषय आएगा तो सामूहिक नेतृत्व उचित समय पे उचित निर्णय लेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा में सदस्य संख्या के हिसाब से देखा जाए तो खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय मानी जा रही है। भाजपा इस सीट से किसी वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेजने का मन बना रही है। इससे पहले फरवरी 2024 में मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के किसी सामान्य वर्ग के नेता को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में इस बार संभावना जताई जा रही है कि ठाकुर या ब्राह्मण कोटे से यह पदभार कौन संभालेगा। हालांकि गुना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। ऐसे में सबसे पहली दावेदारी केपी के नाम की है, लेकिन देखिए कि केपी यादव के नाम पर कांग्रेस किस तरह से चुटकी ले रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया और शिवराज सिंह चौहान के लिए विदिशा से सीट छोड़ने वाले पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर है। अगर सामान्य कार्ड नहीं चला तो पूर्व सांसद केपी यादव के नाम पर मुहर लग सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसे राज्यसभा भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चर्चा और सुगबुगाहट तो कई सारे पदों पर है, क्योंकि कहीं कार्यकाल खत्म हो रहा है तो कहीं कोई सीट रिक्त हो गई है। देश में सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल अब खत्म हो रहा है। उनके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सब यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कई नामों की चर्चा है, बहुत से बड़े बड़े नाम इस रेस में है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती है। तो क्या अध्यक्ष के नाम पर भी इस बार बीजेपी का फैसला सबको चौंका देगा? साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। नाम यहां भी तय किया जाना है। कौन होगा इन दोनों पदों पर सुयोग्य उम्मीदवार, इस रिपोर्ट में पूरी खबर है, देखिए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया, जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी साल होने की वजह से उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुनील बंसल, 35 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, आरएसएस के पूर्व प्रचारक, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। बीएल संतोष, 31 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव, 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका, कर्नाटक में आरएसएस के हार्ड लाइनर प्रचारक रहे। विनोद तावड़े, 1995 में महाराष्ट्र महासचिव बनाए गए। 2002 में इन्हें दोबारा महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय संभाला। संगठन और सरकार दोनों का अच्छा अनुभव। संगठन का मुखिया बनने की रेस में कई नाम हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती आई है। कई बार हमने देखा है, क्या अध्यक्ष का नाम भी चौंकाने वाला होगा, ये देखना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सरकार और सरकार की सियासत एक तरफ, लेकिन सरकार के जो अफसरशाही लोग हैं उनका भ्रष्टाचार एक तरफ। देश के शहरों को स्मार्ट करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना लागू की। इसके तहत इंदौर में भी कई काम शुरू हुए, लेकिन कोविड के समय जब नगर निगम में जनप्रतिनिधि नहीं थे, तब जिम्मेदार अधिकारियों ने जमकर घपले किए, घोटाले किए, जिसका खुलासा अब हो गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कचरा निपटारन के नाम पर एक बड़ा घोटाला पकड़ाया है। ये घोटाला क्या है, कौन कौन से बड़े अफसर इसमें संलिप्त हैं और कचरे के नाम पर घोटाला देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। इंदौर नगर निगम में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक फर्जी बिल घोटाले में उलझे नगर निगम में अब नेप्रा रिसोर्स कंपनी पर निगम का करोड़ों रुपए बकाया होने के बावजूद उसका अनुबंध गलत तरीके से 7 साल बढ़ाने का मामला सामने आया है। महापौर भार्गव ने बताया कि 4.42 करोड़ की रॉयल्टी बकाया होने के बाद भी नेप्रा प्राइवेट लिमिटेड निजी कंपनी का ठेका 7 साल के लिए बढ़ाया गया। इस तरह स्मार्ट सिटी के अफसरों ने टेंडर की शर्तों को उल्लंघन कर निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस टेंडर घोटाले में स्मार्ट सिटी के तत्कालीन चेयरमैन कलेक्टर मनीष सिंह, तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के साथ तत्कालीन स्मार्ट सिटी सीईओ अदिति गर्ग की भूमिका संदेह के दायरे में है। जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था, और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। महापौर भार्गव ने बताया कि ये शहर के साथ धोखा है। दोषियों पर कार्रवाई करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करना और अनुबंध निरस्त करवाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा जा चुका है और कंपनी का अनुबंध निरस्त करने की मांग की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है, और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन है वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। साल 2018 में देवगुराड़िया में सूखे कचरे के निपटान के लिए स्मार्ट सिटी ने टेंडर बुलाए थे। अक्टूबर 2018 में ये टेंडर सिंगल होने के बाद भी कंपनी नेप्रा रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। इस टेंडर की शर्त में था कि रॉयल्टी डिफॉल्ट होने और अनुबंध की शर्त का पालन नहीं होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने 30 जुलाई 2021 को 4.42 करोड़ की रॉयल्टी बकाया होने के बाद भी टेंडर निरस्त नहीं किया। इसके उलट 27 दिसंबर 2021 को नेहरू पार्क में बोर्ड बैठक बुलाई गई और टेंडर को 7 साल के लिए आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। चलिए अब 10 बजे 10 रिपोर्ट में बात करते हैं क्रिकेट की T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि बहुत अनोखा संयोग है कि पाकिस्तान के फैंस अब इंडिया की जीत की दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने शुरुआती 2 मैच हार चुका है, जिसके बाद अब पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने के लिए भारत का सहारा है। क्या है पाकिस्तान के सुपर 8 यानी सुपर 8 में जाने का पूरा समीकरण, इस रिपोर्ट में है, देखिए। हर एक वर्ल्ड कप की तरह इस बार फिर से पाकिस्तान के फैंस को दुआ, प्रार्थना और कैलकुलेटर का सहारा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के प्रदर्शन ने तो एक बार फिर से अपने लिए सुपर 8 जाने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। अब पाकिस्तान की सुपर 8 जाने के रास्ते की चाबी भारत के हाथों में है। भारत और अमेरिका के बीच बुधवार शाम को मैच खेला जाएगा और अगर अमेरिका इस मैच में भारत को हरा देती है तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। समझिए क्या है पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करने का पूरा समीकरण। अमेरिका से पाकिस्तान को हार मिली थी, भारत ने भी पाकिस्तान को धूल चटाई। 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर इंडिया है, वहीं 2 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगर इंडिया हारता है तो पाकिस्तान आगे जाएगा।
अमेरिका अगर दोनों मैच हार जाए तो भी पाकिस्तान के पास चांसेस हैं। अमेरिका को 10 से ज्यादा रन के अंतर से हारने होंगे दोनों मैच। फ्लोरिडा में पाकिस्तान का आखिरी मैच होगा और फ्लोरिडा में ही बारिश के भी आसार हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को क्लोज मुकाबले में हराया था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले एक ताकतवर टीम है और अमेरिका को इंडिया को हराने के चांसेस बेहद कम हैं। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में आगे जाने के लिए दुआओं का सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।